दुश्वारी हुई है, हमें दीवारें टाप के आना पड़ रहा है, जंगलों में से दीवारों को कूद कर। ऐसा लगता है जैसे हम चोर हैं, हमें ऐसा लगता है जैसे हम दिल्ली के लोग हैं, लोग यहाँ यूपी में आ रहे हैं, चोर बन के आ रहे हैं, ऐसा हमें लग रहा है। तो ये सरकार की सीधी सीधी चाल है। प्रशासन को इन्होंने इस तरीके से बताया हुआ है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा ना शामिल हो धरने में, इसीलिए उनको रोक दिया जाए, इसीलिए ये सब षड्यंत्र ये लोग कर रहे हैं। शाहीन बाग में भी तो रोड जो था, हमारे प्रोटेस्टर्स ने सिर्फ एक रोड जाम किया था, उसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, एम्बुलेंस पास से जा रही थी, लेकिन चारों तरफ की रोड जो है वो किसने जाम की थी? वो पुलिस ने जाम की थी। तो ये इनका चाल है आंदोलन को बदनाम करवाने का, कि लोगों के मन में ये आए कि अरे आंदोलन की वजह से हमें परेशानी हो रही है। ये सिंगू बॉर्डर में जो हुआ वो हम शाहीन बाग में भी देख चुके हैं। इन लोगों ने शाहीन बाग के लोगों को भी भड़काया था, लेकिन धरना खत्म नहीं हुआ था। सिंगू बॉर्डर में भी ये कर लें, एक दो छोटे मोटे प्रयास करके देख रहे हैं, लेकिन जिनको ये भड़का रहे हैं वो भी किसानों के ही बेटे हैं। 20 तारीख को जिस तरीके से गोदी मीडिया ने और सरकार ने जिस तरीके से इस आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश की और ये दिखाने का प्रयास किया कि तिरंगे झंडे का अपमान किया है, लाल किले का अपमान किया है, लेकिन उन लोगों की नज़रों में वो लाखों तिरंगे झंडे नहीं आए जिनको लेकर ये किसान मार्च कर रहे थे, जो परेड निकाल रहे थे। दूसरी बात ये है कि तिरंगे झंडे का अपमान की जहाँ तक बात है और लाल किले के अपमान की जहाँ तक बात है, लाल किले का अपमान तो 1 साल पहले मोदी सरकार कर चुकी है, जब उन्होंने लाल किले को डालमिया को दिया था। डालमिया को 5 साल के लिए लाल किले को इन्होंने दे दिया। तो एएसआई की और भारत सरकार की क्या जिम्मेदारी रह गई लाल किला के प्रति, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। और जहाँ तक इन्होंने तिरंगे झंडे की बात कही है, तो बीजेपी और आरएसएस तिरंगे झंडे का कितना सम्मान करती है, ये इतिहास में भरा हुआ है, ये इतिहास जानता है। और इन्होंने हमारे देश के आज़ादी आंदोलन में भी किस तरीके से भूमिका निभाई है और हमारे देश के आज़ादी आंदोलन के सामने इन लोगों ने कैसे कायरतापूर्ण जो व्यवहार किया था। जो इनके नेता थे वीर सावरकर जो इनको बोलते हैं, उसी जेल में हमारे शहीद आजम भगत सिंह थे और दूसरे क्रांतिकारी थे, और उसी जेल में वीर सावरकर थे। तो वीर सावरकर ने माफीनामा लिखकर अंग्रेजों के सामने घुटने टेक दिए थे और उन्होंने कहा था कि मैं आपका बच्चा हूं और आपका जो विचार है, उनका विचार क्या था कि इस देश के अंदर अंग्रेज बड़े दुश्मन नहीं है, इस देश के दुश्मन है मुसलमान। तो हमारे देश में हमेशा से ही इन लोगों ने फूट डालने की कोशिश करी, आज से नहीं 1925 से ही। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी का आज भी हम इन देश के किसानों के प्रति भी जो रवैया देख रहे हैं, ये सिर्फ मुसलमानों के दुश्मन नहीं है, इनको राज करना है हमारे देश के मजदूर किसानों पर, हिंदुओं को ये लोग पागल बना रहे हैं, उनकी मानसिकता को ये लोग बिल्कुल खराब करना चाह रहे हैं आज, और सिर्फ एक ही धारा में मानसिकता को बांट ले जाना चाहते हैं, इसीलिए इसका पूर्ण विरोध कर रहे हैं। और आज जो ये किसान यहाँ पर आवाज उठा रहे हैं, काले कानून तो सरकार को वापस लेने ही होंगे, लेकिन ये लड़ाई अब सिर्फ काले कानूनों तक सीमित नहीं है। इस लड़ाई में अब महंगाई, बेरोजगारी और महिलाओं पर जो अत्याचार हो रहे हैं उसके खिलाफ भी आवाज उठाई जा रही है। और तमाम जो जिस तरीके से ये मौका परस्त ताकतें, भाजपा और आरएसएस जैसी जो ताकतें हैं जो देश को बांटने का काम कर रही हैं, ये फूट डालो और राज करो की नीति जो अपना रही हैं, इसके खिलाफ भी आज ये मजदूर किसान यहाँ पर आवाज उठा रहे हैं। और इसी वजह से हम महिलाएं भी बहुत बड़ी संख्या में इस आंदोलन के साथ में हैं। और सरकार अगर ये सोच रही है कि इस आंदोलन को बदनाम करके और इस आंदोलन को ख़त्म कर देगी, ऐसा बिल्कुल भी होने वाला नहीं है, क्योंकि अब देश के मजदूर किसानों के साथ महिलाएं भी इस आंदोलन में हैं। रितु जी, ऐसा 27 तारीख की रात में और 27 तारीख के दिन ऐसा यहाँ पर प्रोटेस्ट भी काफ़ी हल्का हो चुका था, तो इस प्रोटेस्ट को हल्का होने में किसको जिम्मेदार मानते हैं आप, ये बताइए। देखिए, ये एक जन आंदोलन है और जन आंदोलन में बहुत सारे पड़ाव आते हैं। आंदोलन हमेशा एक जैसा नहीं चलता है, ये 1-2 दिन की बात तो नहीं है, ये तो महीनों की लड़ाई है जो हमें लड़नी होगी। इसीलिए आंदोलन कभी मजबूत भी होता है, कभी कमज़ोर भी होता है। तो बात ऐसा 27 तारीख को आंदोलन कमज़ोर पड़ गया था, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि 26 तारीख को जो किसान यहाँ पर आए थे अपने ट्रैक्टर्स लेकर, वो 26 तारीख के लिए एक बड़ा मोबिलाइजेशन करके लाए थे। तो उन लोगों को अपने घर वापस भी जाना है, दोबारा आने की तैयारी भी करनी थी। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि कमज़ोर पड़ गया था। हाँ, सरकार ने उसका फ़ायदा उठाने की ज़रूर कोशिश की और सरकार ने सोचा कि यहाँ पर जब संख्या कम है तो अब तब अटैक किया जाए, लेकिन 100 किसान भी यहाँ पर लाखों के बराबर हैं। जो इन्होंने सोचा था कि 100-150 किसान हैं तो हम इसको सफाया कर देंगे, लेकिन ऐसी बात नहीं है, सरकार की गलतफहमी है ये।
किसानों के अंदर जो ताकत है आज वो लड़ने का जज्बा है, क्योंकि सरकार ने किसानों को कहीं का नहीं छोड़ा है। इतनी महंगाई, इतनी बेरोजगारी है कि और ये कोरोना काल में वैसे ही मजदूरों की, किसानों की कमर पूरी तरीके से टूट चुकी है, जिंदगी बर्बाद हो चुकी है। कितने लोग बेरोजगार हो गए हैं। 2 करोड़ रोजगार देने की बात कर रहे थे, शायद 20 करोड़ से भी ज्यादा लोग बेरोजगार हो चुके हैं। तो ये क्या करें अब किसान? आवाज तो उठानी पड़ेगी इसके खिलाफ। रितु जी, ये जो शाहीन बाग का जो आंदोलन था और शाहीन बाग का आंदोलन, इस आंदोलन में दोनों में अलग अलग बहुत फ़र्क है। वो आंदोलन किसी और चीज़ के लिए था, ये आंदोलन किसी और चीज़ के लिए। लेकिन जब देखा जाता है सरकार के नीतियों के खिलाफ, सरकार के खिलाफ कोई धरना प्रदर्शन करता है तो उन्हें सीधा गद्दार करार दिया जाता है। देखिए, जो खुद जिसके अंदर कमज़ोरी होती है ना, वो दूसरों को वही चीज़ बोलता है। असल में ये भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस वालों ने जिस समय हमारा देश गुलाम था, उस समय पर भी इन लोगों ने देश के साथ गद्दारी की थी, अंग्रेजों का साथ दिया था। आज भी ये लोग देश के खिलाफ, मजदूर किसानों के खिलाफ ऐसे कानून ला रहे हैं, तो ये क्या देश के खिलाफ गद्दारी नहीं है? ये देश के मजदूर किसानों के खिलाफ। तो गद्दार कौन है? गद्दार वो है जो इस देश के मजदूरों के, किसानों के अधिकारों का हनन करता है। ये लोग विवेकानंद को मानते हैं लेकिन उनके विचारों को नहीं मानते हैं। विवेकानंद की फोटो अभी 12 जनवरी को विवेकानंद जी की फोटो पर बहुत इन्होंने माल्यार्पण किया, बहुत उनका नमन किया, लेकिन उनके विचारों को कितना मानते हैं? विवेकानंद जी ने कहा था कि गद्दार वो है जो जिस देश का नमक खाता है, जो उस समाज से सब कुछ लेता है लेकिन उस समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाता है। तो ये सरकार आज अपने देश के मजदूर किसानों के प्रति, अपने देश की जनता के प्रति अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभा रही है। तो सबसे बड़ी गद्दार तो ये सरकार है। ये मजदूर किसान गद्दार नहीं है, ये इस देश के किसान है, इस देश की जनता है, जो पहले भी थी और जनता रहेगी। मोदी जी जाएंगे लेकिन जनता आज भी थी, आज भी है, 100 साल पहले भी इस देश की जनता यही थी। सिंघू बॉर्डर में कल जिस तरीके का मामला हुआ, उस मामले को आप किस तरह देखती है? ये सिंघू बॉर्डर में जो हुआ वो हम शाहीन बाग में भी देख चुके हैं। इन लोगों ने शाहीन बाग के लोगों को भी भड़काया था लेकिन धरना खत्म नहीं हुआ था। सिंघू बॉर्डर में भी ये कर लें, 1-2 छोटे मोटे प्रयास करके देख रहे हैं, लेकिन जिनको ये भड़का रहे हैं वो भी किसानों के ही बेटे हैं। आखिर में एक इम्पोर्टेंट बात, दिल्ली की ये प्रोटेस्ट साइट के चारों तरफ बैरिकेडिंग कर दिया गया है और वहाँ बैरिकेडिंग से यहाँ प्रोटेस्ट साइट में आने के लिए 1.5 घंटा, तकरीबन 1.5 से 2 घंटा लग गया। मीडिया कर्मी को भी 2 घंटा लग गया। मैं खुद आया था, मुझे कम से कम 1 से 1.5 घंटा लगा है आने में। चारों तरफ बैरिकेडिंग कर दिया गया, यहाँ पर रास्ते में भी बैरिकेडिंग कर दिया गया। हालांकि वहाँ पर बिल्कुल ऐसा कोई काम भी नहीं चल रहा था, अंडर कंस्ट्रक्शन भी कुछ नहीं था। तो ऐसा नहीं है कि लोगों को भड़काने की साजिश हो कि ट्रैफिक का निज़ाम बिगड़ेगा तो लोग भड़केंगे। बिल्कुल, ये देखिए, ये इनकी साजिश है बहुत बड़ी। एक तो पहली बात तो ये है कि दिल्ली के लोगों को, पहले ये बताइए आपको आने में यहाँ क्या दुश्वारी हुई है? हमें इतनी दुश्वारी हुई है, हमें दीवारें टाप के आना पड़ रहा है। जंगलों में से दीवारों को कूद कर ऐसा लगता है जैसे हम चोर हैं। हमें ऐसा लगता है जैसे हम दिल्ली के लोग हैं, लोग यहाँ यूपी में आ रहे हैं, चोर बन के आ रहे हैं, ऐसा हमें लग रहा है। तो ये सरकार की सीधी चाल है। प्रशासन को इन्होंने इस तरीके से बताया हुआ है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा ना शामिल हों धरने में, इसीलिए उनको रोक दिया जाए, इसीलिए ये सब षड्यंत्र ये लोग कर रहे हैं। और इस वाले से मैंने पूछा आखिर आप जाने क्यों नहीं दे रहे, कह रहे ऊपर से ऑर्डर है। अब बता भी नहीं रहे किनका ऑर्डर है। हाँ, तो ऊपर से सरकार, देखिए जो पुलिस है वो तो दिल्ली पुलिस है, केंद्र सरकार के नियंत्रण में है। यूपी पुलिस है वो योगी के नियंत्रण में, लेकिन है तो एक ही, दोनों के विचार तो एक ही हैं। तो वो बिल्कुल आंदोलन को किसी भी तरीके से आगे बढ़ना नहीं देना चाहते हैं। शाहीन बाग में भी तो रोड जो था, हमारे प्रोटेस्टर्स ने सिर्फ एक रोड जाम किया था, उसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। एम्बुलेंस पास से जा रही थी, लेकिन चारों तरफ की रोड जो है वो किसने जाम की थी? वो पुलिस ने जाम की थी। तो ये इनका चाल है आंदोलन को बदनाम करवाने का, कि लोगों के मन में ये आए कि अरे आंदोलन की वजह से हमें परेशानी हो रही है। लेकिन आंदोलन की वजह से कोई परेशानी नहीं होती है। आंदोलन और देखिए, आंदोलन की वजह से अगर परेशानी हो भी रही है तो छोटी मोटी परेशानी है, ये देखना चाहिए जनता को। जब ये काले कानून पास हो जाएंगे तब कितनी परेशानी होगी इसका हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। और दूसरी बात ये है, नोटबंदी सरकार ने की, उससे कितना नुकसान हुआ, कितने लोग मरे, सड़कों लाइनों में लोग मर गए। फिर भी तो सरकार आ गई है इनकी। ये जो सरकार आ रही है, देखिए बहुत समय पहले लेनिन ने कहा था कि मजदूर वर्ग ना हारता हारता जीतेगा,
और ये पूंजीपति वर्ग जो है ये जीतता जीतता हारेगा। तो ये मोदी सरकार पूंजीपतियों की सरकार है, ये पैसे के बल पर आ रही है, ये हमारे वोट के बल पर नहीं आ रही है। हमें ऐसा दिखाया जाता है कि हम लोकतंत्र में रहते हैं, सबसे बड़ा लोकतंत्र है, हम वोट देते हैं तो सरकार बनती है। वोट हमारे वोट देने से सरकार नहीं बनती, हम वोट नहीं भी देंगे सरकार तब भी बनेगी, क्योंकि वोट बिकती है। आज 100 रुपए के ऊपर वोट बिकती है, एक शराब की बोतल पर वो वोट बिक जाती है। तो ये जो जीत रहे हैं ये सिर्फ पूंजीपतियों के पैसे से जीत रहे हैं, ये हमारे मजदूर किसानों की वजह से नहीं जीत रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रितु जी। यहाँ और भी